चलिए बच्चों, आज के क्लास में हम बात करेंगे जो जूलॉजी का VAC है, वैल्यू एडेड कोर्स, जिसमें कोर्स का टाइटल है पब्लिक हेल्थ एंड हाइजीन। इसमें जो हमारा पहला यूनिट है मेंटेनेंस ऑफ पर्सनल हाइजीन में जो पहला टॉपिक है इंट्रोडक्शन टू पब्लिक हेल्थ एंड हाइजीन, हम इस टॉपिक की इस क्लास में बात करेंगे। ठीक है, देखिए ये मेंटेनेंस ऑफ पर्सनल हाइजीन ये यूनिट का नाम था। इसमें जो हमारा टॉपिक है वो है पब्लिक हेल्थ एंड पर्सनल हाइजीन। ठीक, तो यहां पर पब्लिक हेल्थ एंड पर्सनल हाइजीन की बात करेंगे। ये देखिए, तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन देखते हैं कि पब्लिक हेल्थ किसे कहेंगे हम लोग और पर्सनल हाइजीन किसे कहेंगे। पब्लिक यानी कि पूरे समूह की बात कर रहे हैं, पूरे लोगों की बात कर रहे हैं, उनके स्वास्थ्य की बात कर रहे हैं, उनके शरीर की स्थिति की बात कर रहे हैं। ठीक, तो यहां पर हम ग्रुप में बात करेंगे कि पूरे लोगों के स्वास्थ्य किस प्रकार से बेहतर बने, स्ट्रांग हो, मजबूत हो, किसी प्रकार की बीमारी उनको न फैले, कैसे बीमारियों को फैलने से रोका जाए। अगर हम पूरे समूह की बात करते हैं तो कहते हैं उसको पब्लिक हेल्थ। तो देखिए, पब्लिक हेल्थ फोकसेस ऑन प्रिवेंटिंग डिजीज एंड प्रमोटिंग हेल्थ। क्या बोल रहे हैं कि पब्लिक हेल्थ में किस चीज को फोकस किया जाता है कि प्रिवेंटिंग डिजीज, डिजीज को फैलने से रोकना, एंड प्रमोटिंग हेल्थ, और हेल्थ को बेहतर बनाने पे ध्यान देना थ्रू ऑर्गेनाइज्ड कम्युनिटी एफर्ट्स। यहां पर कुछ कम्युनिटी, कुछ समुदाय काम करेंगे, कुछ ग्रुप, कुछ समूह के लोग काम करेंगे और पूरे मानव समाज में स्वास्थ्य को सुधारने का काम करेंगे। ठीक, देखिए पब्लिक हेल्थ एड्रेसेस लार्ज स्केल इश्यूज लाइक सैनिटाइजेशन, वैक्सीनेशन एंड हेल्थ पॉलिसी। इसमें जो पूरा समुदाय काम करेगा, पूरा एक बड़ा सा ग्रुप काम करेगा, वो किस चीज पे ध्यान देंगे, एक बड़े स्केल पे काम करेंगे और लोगों को सैनिटाइज करने का काम करेंगे, लोगों को संक्रमण रहित करने का काम करेंगे, लोगों को लोगों के स्वास्थ्य को ठीक करने का काम करेंगे, लोगों को वैक्सीन लगाने का काम करेंगे और लोगों के लिए अलग अलग प्रकार की स्वास्थ्य संबंधी योजनाओं को लागू करने का काम करेंगे। यानी कि आप जो देखे होंगे आपके गांव में जो मितानिन लोग होते हैं, वो उनके ऊपर चले जाओ, आप प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र होते हैं, उनके ऊपर चले जाओ, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र होते हैं, उनके ऊपर चले जाओ, जिला अस्पताल होते हैं। ये जो सब लोग काम कर रहे हैं, ये पूरे उस जिला में, उस एरिया में रहने वाले लोगों के स्वास्थ्य को सुधारने में लगे हुए हैं। वो चाहते हैं कि सब लोग स्वस्थ रहें, तंदुरुस्त रहें, किसी को किसी प्रकार का कोई दिक्कत ना हो, इसलिए सबका समय समय पर वैक्सीनेशन भी किया जाता है, वैक्सीन भी लगाए जाते हैं। ठीक, तो जब हम पूरे मानव समाज को स्वस्थ रखने का काम करते हैं, उस पर फोकस करते हैं, दैट इज पब्लिक हेल्थ। पर्सनल हाइजीन क्या है भाई? आप अपने बारे में सोचिए, आप कैसे स्वस्थ रहेंगे, आप कैसे तंदुरुस्त रहेंगे। जब आप किसी इंडिविजुअल के बारे में बात करते हो, किसी एक व्यक्ति के बारे में बात करते हो कि वो एक व्यक्ति अपने आप को कैसे स्वस्थ रखे, दैट इज पर्सनल हाइजीन। हाइजीन यानी कि स्वच्छता, हेल्थ यानी कि स्वास्थ्य। ठीक है, तो देखिए सबसे पहला क्या है कि पर्सनल हाइजीन रिफर्स टू द प्रैक्टिसेस दैट मेंटेन हेल्थ एंड प्रिवेंट डिजीज। समझ में आया कि क्या बोल रहे हैं कि पर्सनल हाइजीन किस चीज की बात करता है कि प्रैक्टिस दैट मेंटेन हेल्थ एंड प्रिवेंट डिजीज। पर्सनल हाइजीन इंक्लूड इंडिविजुअल एक्शन लाइक हैंड वॉशिंग एंड बाथिंग। इसमें क्या किया जा रहा है कि किसी एक व्यक्ति के लिए, पहले तो हाइजीन क्या समझ लीजिए, हाइजीन मतलब कि स्वच्छ रहना। ठीक, यदि खुद के लिए बात करें तो पर्सनल हाइजीन हो जाएगा। तो किसी प्रकार की हमारी हेल्थ खराब ना हो, हमको किसी प्रकार का कोई डिजीज ना हो, ठीक, तो हमारा शरीर कैसे स्वस्थ रहे, इसके लिए हमको सही तरीके से हाथ धोना है खाना खाने से पहले, हमको हर दिन
समय पर नहा लेना है ताकि बॉडी में जितने भी प्रकार के जर्म्स वगैरह होंगे वो सब धुल के पानी में चले जाएं। तो इन सभी चीजों का ध्यान रखना है, खुद को स्वच्छ रखना है, साफ रखना है। ठीक, तो पर्सनल हाइजीन इंक्लूड्स इंडिविजुअल एक्शन लाइक हैंड वॉशिंग एंड बाथिंग। एक व्यक्ति क्या करता है, कैसे स्वस्थ रहता है, उसके बारे में बात करेंगे। एंड इन्वायरमेंटल हाइजीन इन्वॉल्व कीपिंग लिविंग स्पेस एंड पब्लिक एरिया, कि अगर हम खुद अपने आप को स्वस्थ रख रहे हैं तो हम अपने चारों तरफ के इन्वायरमेंट को, वातावरण को, पर्यावरण को कैसे स्वस्थ रख रहे हैं। हम जहां रहते हैं, जहां खेलते हैं, या फिर जहां भी जॉब के लिए जाते हैं, वो सब एरिया कैसे साफ रहे, स्वच्छ रहे। अगर हमारा इन्वायरमेंट साफ स्वच्छ है तो हमको किसी प्रकार की बीमारी नहीं होगी, यानी कि हमारे हेल्थ में सुधार होगा, हमारा हेल्थ स्ट्रांग होगा। ठीक, तो पब्लिक एरिया क्लीन व्हिच आर इंटरकनेक्टेड, ये सब आपस में एक दूसरे से संबंधित हैं। यदि आपके घर में गंदगी फैल रही है, घर के आस पड़ोस में गंदगी फैल रही है, आप जहां जाते हो जॉब करने वहां गंदगी फैल रही है, आप जिस बस स्टेशन में जाते हो, जिस रेलवे स्टेशन में जाते हो वहां गंदगी फैल रही है, तो सीधी सी बात है स्वास्थ्य में तो अंतर आएगा। अगर स्वच्छता खराब हुई तो आपके स्वास्थ्य भी खराब होंगे। तो हेल्थ और हाइजीन दोनों एक दूसरे से रिलेटेड चीज हैं। आपके आसपास यदि स्वच्छता नहीं है, यानी गंदगी फैली हुई है, यानी कि हाइजीन नहीं है, वहां पर सब अनहाइजेनिक एरिया है, गंदगी पूर्ण एरिया है सब तरफ, तो आपकी हेल्थ में असर होगा। इसलिए हाइजीन और हेल्थ एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड है, आपस में जुड़े हुए हैं। ठीक, डायग्राम को देख के समझ सकते हैं। ये पूरे पब्लिक के लिए यदि बात करते हो, उसके हेल्थ की सुधारने की बात करते हो, दैट इज पब्लिक हेल्थ। और यदि आप अपने खुद के स्वच्छता की बात करते हो, आसपास के वातावरण की स्वच्छता की बात करते हो, तो वो पर्सनल हाइजीन। और हाइजीन और हेल्थ आपस में एक दूसरे से कनेक्टेड है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। पब्लिक हेल्थ डिटर्मिनेंट्स एंड फैक्टर, क्या क्या डिटर्मिनेंट्स हैं और क्या क्या फैक्टर हैं, कि पब्लिक हेल्थ किस प्रकार से सुधारा जाए, मानव के, लोगों के, पूरे समूह को, पूरे समाज को किस प्रकार से डिजीज फ्री किया जाए, उनके हेल्थ को सुधारा जाए, इस बात को लेकर के बहुत सारी चीजें यहाँ पर इन्वॉल्व हो जाती हैं, जिनको डिटर्मिनेंट्स या फैक्टर कहते हैं। ठीक, तो पब्लिक हेल्थ को ठीक करने के लिए क्या क्या डिटर्मिनेंट्स और फैक्टर हैं, कौन कौन निर्धारक हैं और कौन कौन कारक हैं। ठीक है, तो सबसे पहला देखिए, द मेन डिटर्मिनेंट ऑफ पब्लिक हेल्थ इंक्लूड, मेन में क्या क्या है, पहला सोशल एंड इकोनॉमिक फैक्टर, क्या होता है बिल्कुल डिटेल से पढ़ेंगे अगले स्लाइड में। अगला फिजिकल इन्वायरमेंट, अगला हेल्थ बिहेवियर एंड जेनेटिक्स, अगला एक्सेस टू हेल्थ केयर। ये तो मेन हो गए, ये चारों मेन पॉइंट हैं, ये मेन डिटर्मिनेंट्स हैं या फैक्टर हैं, अब जो बोलो आप। और अगला उसके अलावा क्या है, और दो अदर इंपॉर्टेंट फैक्टर क्या क्या है, कमर्शियल डिटर्मिनेंट्स एंड पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक सिस्टम, ये अदर है, ये मेन नहीं है बल्कि अदर फैक्टर्स हैं। ठीक है, तो क्या होता है हम एक एक करके देख लेते हैं। सबसे पहले क्या बात करेंगे हम लोग, कि मेन में सोशल एंड इकोनॉमिक फैक्टर्स। देखिए मेन में सबसे पहले क्या बात करें, सोशल एंड इकोनॉमिक फैक्टर। तो सोशल मतलब समाज होता है, और इकोनॉमिक मतलब आर्थिक स्थिति होती है भाई। ठीक, इकोनॉमिकल कंडीशन, जहां पर पैसे की बात करते हो आप, और सोशल मतलब समाज, तो समाज और हमारा आर्थिक स्थिति किस प्रकार से एक फैक्टर की तरह काम करते हैं। अब बहुत सिंपल सी बात कर रहा हूं, यहां पर देखिए ये एक अमीर, किसी अमीर व्यक्ति का घर है, और ये मान लीजिए कोई गरीब व्यक्ति का घर है, ये कोई रिच पर्सन है यहाँ पर, और यहाँ पर कोई पुअर पर्सन रहता है। ठीक, एक अमीर है एक गरीब है। अब हमको कंपेयर करना है यहाँ पर इनकम एंड सोशल स्टेटस। हायर इनकम एंड सोशल स्टेटस आर लिंक टू बेटर हेल्थ एंड आउटकम। बहुत सिंपल सी बात कर रहे हैं कि यदि किसी व्यक्ति का इनकम बहुत ज्यादा है, महीना में 50,000 60,000 रुपए कमा रहा है, तो उसकी जो डेली लाइफ होगी, उसकी जो जीवन चल रहा होगा वो बेहतर चल रहा होगा। जबकि किसी के घर में यदि
मासिक जो वेतन है मान लीजिए 1000, 2000, 3000 रुपए है, उसका घर किस प्रकार से चल रहा होगा। तो जिसके घर में महीने में 50,000 रुपए आ रहे हैं वेतन के रूप में, दूसरे के घर में मान लीजिए 5,000 रुपए आ रहे हैं वेतन के रूप में, तो दोनों के घरों में अंतर तो होगा। तो जिसके घर में ज्यादा पैसे आ रहे हैं, जिसकी इनकम ज्यादा है, उसका अगर हेल्थ खराब होता है तो एक अच्छे बेहतर डॉक्टर को अपना हेल्थ चेकअप करवाएगा। जबकि किसी गरीब व्यक्ति का यदि हेल्थ खराब होता है तो सोचिए, क्या ये बहुत अच्छे डॉक्टर को एफर्ट कर पाएंगे? बिल्कुल नहीं कर पाएंगे। तो ये जितना भी हो सके कम से कम पैसे में दवा मिल जाए, उस बात पे फोकस करेंगे। वो इस बात पे बिल्कुल चिंता नहीं करेंगे कि उनको बीमारी क्या हुआ है, कितनी बड़ी बीमारी है, क्या करना चाहिए, बल्कि वो ये सोचेंगे कि कितनी कम रुपए में, कितनी कम खर्चों में अपना इलाज हो जाए, अपने सेहत में सुधार हो जाए। ठीक। जबकि ये रिचेस्ट पर्सन यानी कि धनी व्यक्ति, एक अमीर व्यक्ति क्या सोचेगा, थोड़ा सा भी तबीयत खराब हुआ, सर्दी भी हो गया तो एक अच्छे डॉक्टर को दिखाएगा और एक बार में बेहतर इलाज करके उसको 1 हफ्ते के अंदर अपनी सर्दी को वो पूर्ण तरीके से ठीक कर लेगा। लेकिन वही सर्दी जब एक गरीब व्यक्ति को होगा, वही सर्दी लगातार महीनों तक उसके बॉडी में चलता रहेगा, क्योंकि उसका प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं हो पा रहा है। तो यही बोल रहा हूं मैं, इनकम एक बहुत बड़ा फैक्टर होता है। जिसके घर में पैसे हैं अच्छा ट्रीटमेंट करा पाएगा, जिसके घर में पैसे नहीं है वो उतना बेहतर ट्रीटमेंट नहीं करा पाएगा। ठीक। दूसरा क्या हमारे पास है कि एजुकेशन, लोअर लेवल ऑफ एजुकेशन आर एसोसिएटेड विद पुअर हेल्थ, स्ट्रेस एंड लोअर सेल्फ कॉन्फिडेंस। यदि लोगों को ज्ञान कम है, लोग जागरूक कम हैं, हेल्थ के बारे में, हेल्थ इश्यूज के बारे में उनमें जागरूकता कम है, लोग अपने हेल्थ के बारे में कम जानते हैं, ज्यादा नॉलेज नहीं रखते हैं कि शरीर में कौन से पार्ट पर क्या पेन हो रहा है, दर्द हो रहा है, कहां परेशानी हो रही है। तो और ये सोच नहीं पाते कि किस चीज का दर्द है, पेट में हो रहा है तो स्टमक का दर्द है कि लीवर का दर्द है कि लंग्स का है कि हार्ट का है, किसका दर्द हो रहा है शरीर में। अगर वो इमेजिन नहीं कर पाएंगे, वो समझ नहीं पाएंगे, तो डॉक्टर को बताएंगे कैसे। तो इसलिए एजुकेशन बहुत जरूरी है। एजुकेशन यानी कि ये समझ लीजिए कि हेल्थ के बारे में जानकारी। ठीक। जिसको हेल्थ के बारे में जानकारी है वो जल्दी से अपने समस्या को डॉक्टर के सामने बता पाएगा और जल्दी से उसका निपटारा कर पाएगा, निदान पा पाएगा। ठीक है। इसका मतलब एजुकेशन भी एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है कि इसमें पब्लिक हेल्थ एंड हाइजीन में एजुकेशन बेहतर है तो बेहतर तरीके से उसका ट्रीटमेंट हो सकता है और बेहतर तरीके से कॉन्फिडेंस के साथ डॉक्टर को बता पाएगा। अगर एजुकेशन अच्छा नहीं है तो बोला है, देखिए लोअर लेवल ऑफ एजुकेशन, यदि एजुकेशन बहुत निम्न स्तर का है, आर एसोसिएटेड विद पुअर हेल्थ, तो उसके शरीर, उसका जो हेल्थ आए दिन बिगड़ते रहेंगे, क्योंकि उसको पता ही नहीं है कि क्या खाने पर क्या होता है, कौन सा सब्जी खाएं, कौन सा फल खाएं, कौन सा खाना खाएं जिससे हमको शरीर को गर्मी मिलेगी, शरीर को ठंडी मिलेगी, वो नहीं पता है तो तबीयत तो बिगड़ती रहेगी। फिर स्ट्रेस में चला जाएगा वो व्यक्ति, हर आए दिन, हर 2-4 दिन में तबीयत खराब हो रहा है, ऐसे स्ट्रेस में चला जाएगा। एंड लोअर सेल्फ कॉन्फिडेंस, और उसको खुद पे कभी कॉन्फिडेंस नहीं आ पाएगा, क्योंकि हर 2-4 दिन उसका तबीयत बिगड़ता रहेगा, तो कभी भी उसके आत्मविश्वास में कभी वृद्धि नहीं हो पाएगी। इसलिए एजुकेशन बहुत जरूरी है। जैसे मान लीजिए हमको थोड़ा सर्दी हुआ तो मैं समझ जाऊंगा कि मुझे ये वायरल हुआ है, मुझे वायरस की वजह से इन्फेक्शन हुआ है, तो अभी जो फीवर आ रहा है मुझे ये वायरस के इन्फेक्शन की वजह से है। मैं डॉक्टर को दिखा करके उसका मेडिसिन लेकर के बिना घबराए मैं 3 दिन मेडिसिन का खुराक लूंगा, मैं ठीक हो जाऊंगा। लेकिन वहीं पर जो व्यक्ति नहीं जानता कि वायरल फीवर 3-4 दिन के बाद बंद नहीं होता है, वो लगातार लगातार चलता रहता है, अगर ऐसा सोचेगा तो स्ट्रेस में चला जाएगा वो। समझ में आया ना, वो उसको बहुत बड़ा कोई बीमारी समझ लेगा। तो इसलिए एजुकेशन बहुत जरूरी है। अगला क्या हमारे पास, सोशल सपोर्ट, स्ट्रॉन्ग सपोर्ट नेटवर्क फ्रॉम फ्रॉम फैमिली, फ्रेंड्स एंड कम्युनिटी आर लिंक टू बेटर हेल्थ। यदि किसी व्यक्ति के नेटवर्क बहुत बड़ा फैला हुआ है, मान लीजिए मैं जिस एरिया में रहता हूं मेरी जान पहचान बहुत बेहतर तरीके से अच्छे अच्छे लोगों के साथ हुआ है, मान लीजिए उस आ, जो मेडिकल डिपार्टमेंट में काम करते हैं, जो मेडिकल में काम करते हैं, जो हॉस्पिटल में काम करते हैं, वहां मेरा कोई दोस्त, मेरा कोई पड़ोसी, मेरा कोई मित्र, मेरे कोई फैमिली का कोई फ्रेंड वहां पर काम करता है, तो मुझे जैसे ही तबीयत खराब होगा मैं सीधा दोस्त को फोन करूंगा कि भैया मेरे को तबीयत ऐसे ऐसे लग रहा है, मुझे ऐसा ऐसा लग रहा है, मुझे क्या करना चाहिए। तो फिर आपका वो मित्र, आपका दोस्त, आप डॉक्टर
जो बोलिए आप, सलाहकार बोलिए, आपको सलाह देगा कि देखो अगर ऐसे लग रहा है तो आप इसका चेकअप कराइए, आप ऐसे लग रहा है तो आपका यूरिन का चेकअप कराइए, आप ब्लड का चेकअप कराइए, वो बोलेगा। तो जिसका नेटवर्क बहुत स्ट्रांग है उसका तबीयत बिगड़ने से पहले वो तबीयत को सुधार लेता है। अगर हमारा नेटवर्क ठीक नहीं है कि हम ये सोचेंगे जैसे मेरा तबीयत खराब हुआ, मैं ये सोचूंगा कि थोड़ा ही तो खराब हुआ है कि आ जाऊंगा डॉक्टर के पास, कितना पैसे खर्च करूंगा, 2-4 दिन काम चला लेता हूं। अगर यही सोच के मैं डॉक्टर के पास नहीं गया, पता चला 2-4 दिन में वो मेरा परेशानी या तकलीफ या प्रॉब्लम बढ़ गया, तो बाद में बहुत खर्चे हो जाएंगे। लेकिन वहीं पर यदि कोई समझदार व्यक्ति जिसका नेटवर्क बहुत अच्छा है, जिसका मेडिकल फील्ड में बहुत अच्छी पकड़ है, मेडिकल फील्ड में बहुत अच्छे दोस्त हैं, पहचान है, तो वो क्या करेगा, जैसे तबीयत खराब हुआ दोस्त को फोन कर लेगा, ऐसे ऐसे हुआ, मैं क्या करूंगा, दोस्त बता देगा, मेडिकल से जाकर मेडिसिन ले आएगा, 2 दिन में ठीक हो जाएगा। ठीक, इसलिए सोशल नेटवर्क, सोशल सपोर्ट बहुत ही जरूरी है। अगला क्या, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी। इकोनॉमिक स्टेबिलिटी मतलब बहुत सीधा सीधा बात कर रहे हैं यहां पर कि आप फाइनेंशियली, आर्थिक स्थिति के तौर पर आप कितने स्ट्रांग हो, कि आप किसी जॉब में हो जहां पर परमानेंट आपको हर महीने तनख्वाह मिलता है, वेतन मिलता है, या आप डेली बेसिस पे काम करते हो, काम पे गए तो पैसा मिलेगा, ये बहुत बड़ा फैक्टर होता है। जैसे देखिए, फैक्टर लाइक एम्प्लॉयमेंट, अगर आप कहीं जॉब कर रहे हो तो बहुत क्या बोलना चाहिए, पॉजिटिव तरीके से सोचोगे, चलो ना यार तबीयत खराब हुआ, कोई बात नहीं, पैसे आएंगे चेक करवा लेंगे। लेकिन आपका पता ही नहीं है, आप कमा ही नहीं रहे हो, 2 पैसा कहीं से आ नहीं रहे हैं और तबीयत खराब हो गया, तो क्या हो जाएगा, आप तो ऐसे ही पहले से पैसे नहीं कमा रहे हो, दूसरा तबीयत खराब होगा और पैसे खर्च हो जाएंगे, आप स्ट्रेस में चले जाओगे, आपका हेल्थ और बिगड़ते जाएगा। तो ये इकोनॉमिक जो स्टेबिलिटी है, आर्थिक तौर पर जो हमारी स्थायित्वता है, कि हम कितने स्थायी हैं, पैसे को लेकर के कितना चिंतित हैं या चिंता मुक्त हैं, ये भी बहुत बड़ा फैक्टर है हमारी हेल्थ के लिए। अगर हमारा इनकम महीने का मान लीजिए 50,000 रुपए हो रहा है, 60,000 रुपए हो रहा है, तो हमको क्या छोटे मोटे तकलीफों से कोई चिंता करने वाली बात है, कि सर्दी हुआ, फीवर थोड़ा सा आ गया, कोई ज्यादा चिंता करने वाली बात है, नहीं है। लेकिन उस व्यक्ति को सोचिए जो दिन में कुछ नहीं कमा रहा है, बस दिन में ऐसे ही दिन गुजर जा रहे हैं उसके, ऐसे ही समय काट दे रहे हैं, उसको सर्दी भी हुआ तो उसके लिए उसके पास पैसे नहीं है, तो उसको चिंता करने वाली बात है ये। ठीक है, तो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी अगर आपके पास है, आपके पास एक परमानेंट जॉब है, पैसे निरंतर आते रहते हैं, तो आपको आपके हेल्थ में बेहतर सुधार मिलेगा, आपका हेल्थ बेहतर स्ट्रांग बनेगा। ठीक, तो ये सब फैक्टर थे सोशल और इकोनॉमिक फैक्टर्स। और भी है देखिए, अगला फिजिकल इन्वायरमेंट। फिजिकल इन्वायरमेंट यानी कि हमारे जो चारों तरफ के आसपास की जो चीजें हैं, जैसे देखिए, पहला नेबरहुड एंड बिल्ड इन्वायरमेंट, हमारे आस पड़ोस में क्या चल रहा है, हमारे आसपास की इन्वायरमेंट कैसी बनी हुई है, उस पर भी ये डिपेंड होता है कि हमारा हेल्थ कैसे होगा। देखिए, दीज इंक्लूड द क्वालिटी ऑफ हाउसिंग, ट्रांसपोर्टेशन एंड द पर्सन ऑफ सेफ वॉकेबल नेबरहुड्स, पार्क एंड रिक्रिएशनल फैसिलिटीज, कि आप जिस एरिया में रहते हो, जैसे मैं यहाँ पर 2 डायग्राम को दिखाया हूं, आप देख सकते हैं, ये एक व्यक्ति है जो एक ऐसे जगह पे काम करता है जहां पर जब देखो तब यहां पर धुआं धक्कर धूल उल उड़ते रहते हैं। तो भाई जब इतना धूल उड़ रहा है तो सीधी सी बात है, उसके सांस लेते समय एयर के माध्यम से उसके रेस्पिरेटरी सिस्टम से होते लंग्स में जाएगा, जमा होगा, तो सांसों की प्रॉब्लम होगी कि नहीं इसको, बिल्कुल होगी। तो ये प्रदूषित एरिया में काम कर रहा है तो इसको किसी न किसी प्रकार का श्वास संबंधी बीमारी तो होगी, रेस्पिरेटरी डिजीज तो होगी। लेकिन यहाँ पर बगल में देखिए, एक ये जगह है जहां पर फुल फैसिलिटी के साथ चारों तरफ से कितना प्रोटेक्टेड एरिया में साफ सुथरे क्लीन इन्वायरमेंट में ये यहाँ पर लोग काम कर रहे हैं, क्या यहाँ पर श्वास संबंधी किसी प्रकार की बीमारी होगी, बिल्कुल नहीं होगी। ये एकदम साफ इन्वायरमेंट में काम कर रहे हैं और एकदम प्रदूषित पोल्यूटेड इन्वायरमेंट में काम कर रहे हैं, दोनों के आस पड़ोस का माहौल बिल्कुल अलग है। तो हमारा जो फिजिकल अपीयरेंस होता है, हम जहां रहते हैं, हमारा हाउसिंग यानी कि हमारा घर कहाँ पे है, हम जहां पर आना जाना करते हैं, वो एरिया कैसा है, रोड में कितना धूल धक्कड़ उड़ रहा है, रोड कितना साफ है, एंड प्रेजेंस ऑफ सेफ वॉकेबल नेबरहुड, और हमारे आसपास कितनी सेफ एरिया है, ठीक, मतलब कितना क्लीन एरिया है, कितना पॉल्यूशन फ्री एरिया है, और जो वॉकेबल नेबरहुड, हम जहां चलते हैं,
आसपास, घर के आसपास जहां पर पैदल जाते हैं वहां के एरिया में कितना पोल्यूशन हुआ है, हम जिस पार्क में जाते हैं पार्क में कितना पोल्यूशन फैला हुआ है, ठीक। एंड रिक्रिएशनल फैसिलिटीज, हम क्या क्या चीजों को रिक्रिएट कर सकते हैं, बना सकते हैं, किन चीजों को सुधार सकते हैं। कुल मिला कहने का मतलब हमारा शरीर जहां जहां जाता है उसके आसपास की इन्वायरमेंट कितनी साफ है, जितना साफ होगा हमारा हेल्थ उतना बेहतर होगा, और आसपास की एरिया जितना पोल्यूटेड होगा हमारा हेल्थ उतना ही क्या हो जाएगा, वीक हो जाएगा, कमजोर हो जाएगा। ठीक, अब दोनों डायग्राम देख के समझ सकते हो। ये देखिए पोल्यूटेड एरिया कर दूं मैं इसको, और ये क्लीन एरिया। ठीक, अगला देखिए तो नेचुरल इन्वायरमेंट। अभी जो बोला हूं मैं दो चीजें, पहला क्या था देखिए तो बिल्ड इन्वायरमेंट, हमने जो बनाया रोड कैसे बनाया, पार्क कैसे बनाया, हमने अपना घर कैसे बनाया, कहां पे बनाया, ये था। दूसरा क्या है नेचुरल इन्वायरमेंट, नेचुरली उस एरिया में एयर कैसा है, तो एयर क्लीन है क्या, पानी साफ है क्या, एंड सेफ क्लाइमेट है क्या, जलवायु वहां का ठीक है कि नहीं। अगर जिस एरिया में रहते हो नेचुरल एयर, नेचुरल वाटर और नेचुरल क्लाइमेट यदि सब ठीक है तो आपका हेल्थ भी बहुत ही जबरदस्त होगा। दोनों में क्या अंतर है, यहाँ पर हमने जहां घर बनाया वहां का जो पार्क बनाया, जो रोड बनाया वो कितना साफ सुथरा है, और दूसरा वाला नेचुरल जो एयर है वहां पर, नेचुरल जो वाटर है, पानी पीते हैं, जो पानी हम पीते हैं वो, वहां की जो क्लाइमेट है, वेदर है, वो कैसा है, मौसम कैसा है वहां का, ये भी बहुत बड़ा फैक्टर होता है। अगला एक्सपोजर टू हैजार्ड्स, कि किसी हानिकारक चीजों का किस प्रकार से वहां पर एक्सपोज हो रहा है, वो कोई हानिकारक चीजें किस प्रकार से वहां पर एक्सपोज हो रही है, जैसे लिविंग एंड वर्किंग इन इन्वायरमेंट्स विद टॉक्सिक सब्सटेंसेस और अदर फिजिकल हैजार्ड्स कैन नेगेटिवली अफेक्ट हेल्थ। मैं बोल रहा हूं कोई एक व्यक्ति है, वो व्यक्ति एक ऐसे क्या बोलना चाहिए कंपनी में काम कर रहा है जहां पर लगातार रेडिएशन आ रही है, या ऐसे कंपनी में काम कर रहा है जहां पर लगातार धुआं उड़ रहा है, तो ऐसे जगह पे क्या होगा, उसके शरीर में उसका हानिकारक इफेक्ट तो पड़ेगा। तो कोई व्यक्ति अपने शरीर को किसी हानिकारक एरिया में कितने देर तक के लिए, कितने समय तक के लिए एक्सपोज करके रखता है, उस जगह पे बना के रखता है। जैसे यहाँ पर देखिए ये व्यक्ति अपने शरीर को यहाँ पर दिन भर इस कोयला खदान में मान लीजिए काम करता है, अपने शरीर को दिन भर वहां पर रखता है, तो इसके शरीर पे तो असर तो होगा, श्वास संबंधी बीमारियां तो होंगी। तो हम जिस एरिया में रहते हैं वहां पर हानिकारक चीजें कितना देर तक, हानिकारक चीजों में हम रहते हैं, हानिकारक वातावरण में रहते हैं, ये भी हमारे हेल्थ पे बहुत बड़ा असर डालता है। कुल मिलाकर फिजिकल इन्वायरमेंट में कि हम हमारा शरीर जहां पे रहता है उसके चारों तरफ की वातावरण कैसी है, और पहला इसमें जो था हमने जो बनाया था वातावरण कैसा है, और जो नेचुरल बना था वो वातावरण कैसा है, और हमारे शरीर को कितने देर तक हम हानिकारक पदार्थों के बीच में रखते हैं। इन सभी से हमारे हेल्थ पर बहुत बड़ा असर पड़ता है। ठीक, अगला है हेल्थ बिहेवियर एंड जेनेटिक्स। भाई हेल्थ बिहेवियर के इंडिविजुअल कैरेक्टरिस्टिक्स, ये प्रत्येक इंडिविजुअल का अलग अलग लक्षण होगा। जैसे देखिए तो दीज इंक्लूड ए पर्सन जेनेटिक्स एंड इंडिविजुअल बिहेवियर लाइक डाइट, एक्सरसाइज एंड सब्सटेंसेस यूजेस या यूज। क्या बोल रहे हैं, बहुत सिंपल सी बात कर रहा हूं मैं, इंडिविजुअल कैरेक्टर। अब देखिए आप देखे होंगे गांव में कि दो व्यक्ति जो समान उम्र के पैदा होते हैं, समान उम्र में उनका बचपन गुजरा है, सेम उम्र में पल रहे हैं, बढ़ रहे हैं, धीरे धीरे उम्र हो रही है, लेकिन एक व्यक्ति का बाल जल्दी पक जाता है, जल्दी बूढ़ा हो जाता है, लेकिन दूसरा व्यक्ति अभी भी जवान लगता है। एक व्यक्ति 35-40 साल की उम्र में बूढ़ा दिखता है, लेकिन दूसरा व्यक्ति 50 साल की उम्र में भी जवान दिखता है। तो दोनों में अंतर क्यों हुआ, क्योंकि वो उनकी जेनेटिक्स की वजह से हुआ। माता पिता से उस प्रकार के लक्षण आए थे कि वो व्यक्ति 50-60 साल तक की उम्र तक जवान दिखेगा। ठीक, और दूसरे व्यक्ति के पास माता पिता से इस प्रकार के लक्षण आए थे, जीन्स आए थे, डीएनए आए थे कि उस व्यक्ति को जैसे 35 साल हो जाएगा उसके बाल पक जाएंगे, दांत झड़ जाएंगे, स्किन में झुर्रियां पड़ जाएंगी, बूढ़े जैसे लगने लगेगा। तो ये माता पिता से आया था बच्चे में ना, तो बच्चे में वो असर दिख रहा है। तो ये तो हो गया जेनेटिक्स। दूसरा हो गया डाइट।
आप किस प्रकार के डेली बेसिस पे, आपका डेली लाइफ किस प्रकार के भोजन पे गुजरता है। आप बहुत ही हेल्दी और संतुलित भोजन करते हैं, पोषण आहार लेते हैं, तो आपका हेल्थ बहुत बेहतर होगा, बहुत जबरदस्त होगा। और यदि आप अनहेल्दी भोजन लेते हैं, फास्ट फूड लेते हैं, तो जो हमारे बॉडी को नहीं चाहिए वो फूड अगर आप ज्यादा लेते हैं, तो आपका शरीर कहीं ना कहीं किसी न किसी प्रकार के पोषण की कमी से जूझेगा और आपका शरीर जल्दी बूढ़ा हो जाएगा। जस्ट एक एग्जाम्पल के तौर पर मैं 2 फोटो दिखाया हूं, बिल्कुल इस फोटो के बारे में कोई अन्यथा नहीं लेंगे। आप ये देखिए, ये मैंने नेट इंटरनेट से इनका डाउनलोड किया। अगर कोई व्यक्ति इसको देख रहे हैं तो बिल्कुल ये अपने मैं आपको ठेस पहुंचाने के लिए इस फोटो को नहीं डाला हूं, बस जस्ट समझाने के लिए डाला हूं, इसलिए मुझे माफ कर देंगे अगर कोई इस प्रकार के कोई व्यक्ति हैं वीडियो देख रहे हैं तो। चलिए, तो ये देखिए एक बॉलीवुड स्टार, आप सब पहचानते हो इनको, हीरोइन है शिल्पा शेट्टी। ये 50 साल की उम्र का फोटो है। और ये जो आपको आपके मोबाइल के या स्क्रीन के लेफ्ट साइड में जो एक दाई दिख रही है, माता जी दिख रही हैं, ये भी 50 साल की हैं। दोनों की उम्र 50 साल की है। अंतर बता दीजिए मुझे क्या है कि ये जो दाई है 50 साल की उम्र है, चलो मान लेता हूं मैं इनको, लेकिन शिल्पा शेट्टी जी को क्या आप देख के बोल पाओगे 50 साल की उम्र की है? बिल्कुल नहीं। ये तो अभी भी यंग लग रही है, अभी भी एकदम बिना शादीशुदा के गर्ल्स जैसी लग रही है, जबकि 50 साल की उम्र की है। तो इतना फर्क क्यों आया? चलो एक बार मैं जेनेटिक्स मान लेता हूँ कि माता पिता से इनके में शरीर में वो आया होगा जीन, जिसकी वजह से अभी भी ये यंग लग रही है। और ये दाई माता जो है ये अभी थोड़े ओल्ड एज लग रही है। चलिए मैं मान के चलता हूँ, लेकिन मैं अगर जेनेटिक्स न मानूं उसके अलावा तो क्या होगा? खान पान कि शिल्पा शेट्टी जो है वो हाई फैसिलिटी और एक ऊंचे दर्जे का जीवन जी रही है, क्योंकि उनको पैसे की कमी नहीं है, सब प्रकार की चीजें अवेलेबल हो रही हैं। तो देखिए इनका जो भोजन, ये हेल्दी भोजन कर रही है। मान लीजिए मैं फोटो डाल दूं, ये हेल्दी भोजन है, ठीक। ये जो एक बैलेंस डाइट होता है वो ले रही है, समय पर एक्सरसाइज कर रही है, तो इनका बॉडी, इनका पूरा हेल्थ कितना मेंटेन है। जबकि यहीं पर दाई माता को देखिए आप, ये देखिए अनहेल्दी भोजन, हम गली में कहीं पर भजिया बन रहा है, बड़ा पकौड़ा बन रहा है, जलेबी बन रहा है, कहीं से भी खा लेते हैं। हमको पता नहीं कि एक दिन में कितना कार्बोहाइड्रेट, कितना प्रोटीन, कितना मिनरल, कितना लिपिड लेना चाहिए, पता ही नहीं हमको। जितना हो रहा है ठूस रहे हैं बस। तो उसके हिसाब से हमारे बॉडी में बैलेंस भी कर रहा है और बॉडी इस प्रकार से हो जा रहा है। तो अगर नपातुला भोजन किया जाए, प्रॉपर मात्रा में 24 घंटे में जितना भोजन जो न्यूट्रिशन हमारे बॉडी को चाहिए वो किया जाए, और जो एक्सरसाइज चाहिए हमारा बॉडी मांगता है हमको, हम एक्सरसाइज भी करें, तो हमारा बॉडी हमेशा हेल्दी और मेंटेन रहेगा। आप यहाँ पर ये जीता जागता एग्जाम्पल देख सकते हैं। दोनों की उम्र 50 साल की है, ये भी 50 ईयर के हैं, अब ये 50 ईयर के हैं, लेकिन दोनों के बॉडी हेल्थ में बहुत अंतर है। ठीक है, ये हो गया हम लोग का डाइट, एक्सरसाइज और सब्सटेंसेस यूज, क्या ले रहे हैं आप भोजन के रूप में और क्या क्या चीजें ले रहे हैं। ठीक, अगला क्या देखिए तो हमारे पास एक्सेस एक्सेस टू हेल्थ सर्विस, एक्सेस टू केयर। हमारे हेल्थ को किस प्रकार से हम सेवा दे रहे हैं, हमारे हेल्थ का किस प्रकार से सेवा कर रहे हैं, हमारे शरीर का किस प्रकार से हम जतन कर रहे हैं, केयर कर रहे हैं, देखभाल कर रहे हैं, ये भी बहुत बड़ा फैक्टर होता है। देखिए, having access to affordable high quality health service including preventative care is a major determinant of the health। यदि मैं ये सोचूं कि हमारे शरीर को कुछ हो, किसी प्रकार की हमारा शरीर बीमारी या किसी प्रकार की परेशानी से गुजरे, उसके पहले यदि हम उसका ध्यान दे दें, तो इससे बेहतर क्या हो सकता है? ठीक है, हमारे शरीर को किसी प्रकार की हानि हो, उसके पहले ही हम उसके ऊपर ध्यान दे दें, तो हमको हानि होगा ही नहीं। तो हम अपने शरीर का किस प्रकार से देखभाल कर रहे हैं, केयर कर रहे हैं, इस पे भी हमारे हेल्थ को बहुत बड़ा इफेक्ट पहुंचता है। जैसे हमको पता है कि एक नवजात बच्चे को वैक्सीन लगता है, ठीक, पैदा होने के दिन लगता है वैक्सीन, उसके बाद फिर 1 महीने बाद लगता है, फिर 1 महीने बाद लगता है, ऐसे समय समय पर वैक्सीन लगता है। हमको पता है कि वैक्सीन लगाना है, लेकिन हमने वैक्सीन नहीं लगवाया, तो मान लीजिए पोलियो वैक्सीन नहीं लगाया, तो आगे जाके पोलियो से वो बच्चा ग्रसित हो जाएगा ना। तो इसलिए क्या करेंगे हम, जब समय है लगाने का पोलियो वैक्सीन लगा दो। तो हमारे बॉडी को जिस प्रकार का केयर चाहिए, यदि हम उस प्रकार का केयर देंगे, तो हमारा हेल्थ हमेशा बेहतर रहेगा, हमेशा तंदुरुस्त रहेगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला देखिए, अदर फैक्टर में क्या क्या था। सबसे पहला, कमर्शियल डिटर्मिनेंट्स। कमर्शियल डिटर्मिनेंट्स क्या होता है? देखिए, जो विज्ञापन वगैरह आप देखते हैं,
मैं उसकी बात कर रहा हूं। देखिए, द एक्टिविटीज ऑफ द प्राइवेट सेक्टर, प्राइवेट कंपनियां जो हैं, जो नशे वाली पदार्थों का विज्ञापन करवाती हैं या ऐसे प्रोडक्ट बनाती हैं जो हमारे हेल्थ के लिए अच्छा ना हो, उनके बारे में यहां पर बात किया जा रहा है। तो द एक्टिविटीज ऑफ द प्राइवेट सेक्टर सच एज मार्केटिंग एंड सेल ऑफ प्रोडक्ट लाइक टोबैको, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, जैसे तंबाकू से बने हुए बाकी उत्पाद, एंड अनहेल्दी फूड, अनहेल्दी फूड। ये तो दो चीजें बहुत ध्यान से देखिए आप, कि कोई मादक पदार्थ या जिसका लत लग जाता है, टोबैको निकोटीन वाला पदार्थ, या अनहेल्दी फूड, इस प्रकार के भोजन, जैसे आपको टीवियों में देखे होंगे टोमेटो केचप, है ना, या फिर कोई क्रीम, इस प्रकार का कोई खाने वाला पदार्थ, जैसे कोल्ड ड्रिंक, पेप्सी, ये बहुत खराब चीजें हैं, ये हमारे सेहत के लिए बहुत खराब चीजें हैं। बस इस बात को आप समझ लीजिए कि यदि हम अपने घर में जो नल में पानी आता है, उस पानी को एक डिब्बा में बंद करके यदि मैं केवल 10 दिन भी रख देता हूं, अब देखिए, एक डिब्बा था, इस डिब्बा में मैं पानी भर दिया, घर का नल का पानी रख दिया, 10 दिन बाद खोलेंगे बदबू मारेगा, वो पी नहीं पाएंगे आप उसको, क्योंकि उसके अंदर की माइक्रो ऑर्गेनिज्म सब सड़ गई, मर गई, वहां पर गल गई, ठीक, इन्फेक्शन हो गया पानी को। तो सोचिए, आप जो टोमेटो केचप खाते हो, आप जो कोल्ड ड्रिंक्स पीते हो, भाई वो तो 1 साल पहले से पैक हुआ है, आपके घर पहुंचते पहुंचते 1 साल लगे उसको, तो वो कैसे अब तक बदबू नहीं मारा, वो कैसे खराब नहीं हुआ? क्योंकि वहां पर इंसेक्टिसाइड्स मिलाए गए हैं, बहुत खतरनाक केमिकल मिलाए गए हैं, जिससे कीड़े मरते हैं, वो मिलाए गए हैं, जिसमें बाथरूम साफ किया जाता है, हार्पिक जैसे मटेरियल मिलाया गया है, ठीक है। फॉर्मेलिन, जो कि हम लैब में इस्तेमाल करते हैं किसी कच्चे पदार्थों को ज्यों का त्यों बनाए रखने के लिए, जैसे कोई मछली या मेंढक है मरा हुआ, उसको मैं ज्यों का त्यों बनाए रखना चाहता हूं, फार्मेलिन में डाल के रखता हूं, तो फार्मेलिन मिलाया जाता है, वहां पर प्रिजर्वेंट है वो, ये सब मिलाया जाता है और आप तक पेश किया जाता है, और हम बड़े मजे से खुशी खुशी उसको खाते हैं। हमको पता नहीं हमारे बॉडी में कितने प्रकार की हानिकारक इफेक्ट डाल रहा होगा। तो जितना भी कोल्ड ड्रिंक और जितना भी कच्चे पदार्थ जो कि पैकिंग किए गए हैं, डिब्बा में बंद हैं या पाउच में बंद हैं, जितने भी अचार हैं जो मार्केट से पैक किए जाते हैं, वो सब बिल्कुल हमारे लिए बिल्कुल भी अच्छे नहीं है, हमको नहीं खाना चाहिए। फिर हम देखते हैं कि ये तो बॉलीवुड का बड़ा स्टार है, कोई क्रिकेटर है, ये इस चीज का विज्ञापन कर रहा है, मतलब अच्छा होगा, हम उसको मानते हैं, चलो हम भी खाते हैं। भाई एक चीज याद रखना, वो केवल विज्ञापन करते तक करते, खाने का एक्टिंग करते हैं, खाते बिल्कुल नहीं है। आपको क्या लगता है 10 रुपए का वो पेप्सी वो लोग पीते होंगे? वो जो विराट कोहली हैं या जो बड़े बड़े बॉलीवुड एक्टर हैं, वो अक्षय कुमार हैं, और क्या वो विमल खाता होगा वो? बिल्कुल नहीं, है ना। भले विमल इलायची का विज्ञापन देते हैं, बोलते हैं, लेकिन विमल इलायची का नहीं, वास्तव में विमल गुटखा का विज्ञापन रहता है। आप किसी दुकान में जाइए, अब विमल का आप गुटखा नहीं मिलेगा आपको, सॉरी, विमल का इलायची नहीं मिलेगा, गुटखा मिलेगा आपको। दाने दाने में केसर का दम बोलते हैं इलायची के लिए, लेकिन दुकानों में बिकता क्या है? गुटखा बिकता है। क्या वो अक्षय कुमार साहब, अजय देवगन साहब, शाहरुख खान साहब, बड़े बड़े स्टार लोग, क्या ये 5-10 रुपए का गुटखा खाते होंगे? आपको लगता है ऐसे? बिल्कुल नहीं हो सकता, ठीक। तो वही चीज मैं बोल रहा हूं, उनको पैसे मिलते हैं, उसको मोटे मोटे रकम मिलते हैं, उनको बैग भर के पैसे मिलते हैं, उसने करते हैं वो। तो किसी को आदर्श मान करके उसके जैसे बिल्कुल मत करिए आप अपनी बुद्धि विवेक का इस्तेमाल करिए कि किस प्रकार के भोजन हमको करने चाहिए, किस प्रकार के भोजन नहीं करने चाहिए। देखिए, एंड अनहेल्दी फूड बोला, एंड कैन नेगेटिवली इंपैक्ट पब्लिक हेल्थ, बिल्कुल। इस प्रकार के भोजन करते हो तो बिल्कुल आपके हार्ट, आपके लंग्स, आपके किडनी, ये 3 ऑर्गन है जो बहुत ज्यादा अफेक्टेड होंगे। थ्रू स्ट्रेटेजीज लाइक लॉबिंग, लॉबिंग मतलब क्या है? कि जिसको विज्ञापन करने के लिए दिया जा रहा है, जैसे विमल कंपनी के मालिक ने अक्षय कुमार को विज्ञापन करने के लिए बोला गया, तो अक्षय कुमार क्या बोलेंगे कि विमल अच्छा है, बहुत अच्छा है, मैं खाता हूं, आप भी खाइए। भाई वो क्या कर रहे हैं? वो उस कंपनी के, उस विमल गुटखा के कंपनी के पक्ष में बात रखेंगे हमेशा, वो खुद कभी नहीं खाएंगे। क्या अपने वो बच्चे को खाने देंगे?
अपने बेटे को खाने देंगे? अपनी मिसेज को खाने देंगे गुटखा? बिल्कुल नहीं। खुद नहीं खाएंगे, लेकिन आपको जरूर खिलवाएंगे वो, क्योंकि आप उनको हीरो मानते हो। ठीक है, तो लॉबिंग मतलब क्या हो गया कि जो विज्ञापन करने आता है वो जिस प्राइवेट कंपनी के लिए विज्ञापन कर रहा होता है उसके पक्ष में बात करता है। मिस इन्फॉर्मेशन, गलत जानकारी दिया जाता है आपको। दाना दाना में केसर का दम, केसर की किलो हजारों लाखों में है, 10 रुपए में केसर मिलेगा आपको? बिल्कुल नहीं। एंड प्रमोशन, और प्रमोशन किया जाता है। देखिए तो जब भी क्रिकेट देखते हो, मूवी देखते हो, पिक्चर देखते हो, या यूट्यूब चलाते हो, बीच बीच में विज्ञापन आते रहते हैं, हमारे दिमाग में बस जाता है वो। स्टिंग, अक्षय कुमार का फिर आया था। ठीक, ये बिल्कुल, ये सब चीजें बिल्कुल नहीं करना चाहिए। अगर आपको जूस पीना है, कोल्ड ड्रिंक पीना है, बिल्कुल पीजिए, नींबू नमक शक्कर मिलाइए, बड़े मजे से घोलिए, पीजिए, कितना बढ़िया है, नेचुरल है। ठीक है, तो ये कमर्शियल डिटर्मिनेंट जो होते हैं ना, कि जो विज्ञापनों में हमको दिखाए जाते हैं, जो चीजें वास्तव में सही नहीं होती हैं, आपको मिसगाइड किया जाता है, आपको मिस इन्फॉर्मेशन दिया जाता है, वो केवल प्रमोशन करते हैं बड़े बड़े नामी चेहरे को ला करके, क्योंकि आप उनको जानते हो, उनको मानते हो, इसलिए उनको लाया जाता है, विज्ञापन करके पैसे लेके निकल जाते हैं, और हम जिंदगी भर उसी को हर पार्टी में, हर समारोह में अपने खुद को, फैमिली को और पूरे परिवारजनों को वही पिलाते रहते हैं। बस ये समझ लीजिए, वो कोल्ड ड्रिंक नहीं, बल्कि एक प्रकार का हार्पिक है, वॉशिंग पाउडर है, एक प्रकार का फार्मिलिन है, एक प्रकार का इंसेक्टिसाइड है। तो बिल्कुल मत पीजिए, जितना हो सके कम पीजिए। ठीक है, चलिए सेकंड नंबर पे बात करते हैं हम लोग, पॉलिटिकल एंड पॉलिसी सिस्टम। पॉलिटिकल और राजनीतिक, और पॉलिसी मतलब क्या होता है, यहां पर अलग अलग प्रकार की योजनाएं, राजनीति और अलग अलग योजनाओं के बारे में देखते हैं कि कोई राजनेता जब अपनी मंत्री पद में आता है तो हेल्थ के बारे में क्या क्या सोचता है, क्या क्या करता है। तो ब्रॉडर सोशल पॉलिसीज, जो व्यापक तौर पर, बड़े तौर पर जो सामाजिक, क्या बोलना चाहिए, पॉलिसीज हैं, योजनाएं हैं, कैसे लागू करते हैं, कहां लागू करते हैं। इकोनॉमिक सिस्टम, यानी कि आर्थिक प्रणाली बोलिए, आर्थिक तंत्र बोलिए। अगला है गवर्नेंस, शासन बोलिए। मगर एक लाइन में अगर बोलूं कि शासन, या हमारा आर्थिक प्रणाली, या हमारे जो बड़े बड़े योजनाएं हैं समाज के लिए बने हुए हैं, वो कहां पे लागू होते हैं। देखिए कहां पे लागू होते हैं, द कंडीशन इन विच पीपुल लाइव, कि व्यक्ति कहां रहता है, काम क्या करता है, वर्क क्या करता है, प्ले खेलता कहां पर है, शेपिंग हेल्थ आउटकम एट ए पॉपुलेशन लेवल। तो ये बड़ी बड़ी योजनाएं किसको देख के लागू किया जाता है, कि जिन व्यक्तियों के लिए, जिस पॉपुलेशन, जिस जनसंख्या के लिए योजनाएं लाया गया है, कि वो पॉपुलेशन रहती कहां पे, देखो, क्या वो कम आयोडीन वाले एरिया में रहते हैं, क्या वो कौन से पोल्यूटेड एरिया में काम करते हैं, या कौन से एरिया में वो खेलते हैं। जैसे मैं बोलूं कि कोई व्यक्ति ऐसे जगह पे काम करते हैं यहाँ पर पोल्यूशन बहुत ज्यादा है, तो वहां बोला जाएगा कि इस प्रकार की योजना लागू कर दी जाएंगी कि यदि किसी व्यक्ति को तबीयत खराब होता है तो उसके लिए वहां पर सुविधाएं लागू की जाएंगी, अलग अलग स्वास्थ्य केंद्र वहां पर खुले होंगे, जिस प्रकार की तकलीफ होगा उस एरिया में, उस प्रकार के डॉक्टर वहां पर मिलेंगे आपको। तो अलग अलग पॉलिसीज अलग अलग एरिया के हिसाब से डिसाइड किए जाते हैं। ठीक है, यहाँ पर एक डायग्राम देख सकते हैं आप लोग, ये एक अमीर व्यक्ति है और ये गरीबों का झोपड़ा है। दोनों जगह पे अगर हेल्थ पॉलिसीज की बात करें, कहां पे ज्यादा लागू होंगे, यहां पे ज्यादा लागू होंगे, क्या कि यहां पर तबीयत ज्यादा खराब होने के चांसेस है। ठीक, किस प्रकार की पॉलिसी लागू होंगी, अलग अलग प्रकार स्वास्थ्य केंद्र खुले होंगे, अलग अलग प्रकार की योजनाएं बनी होंगी, समय समय पर टीका लग रहे होंगे, समय समय पर वैक्सीनेशन कर रहे होंगे, समय समय पर वहां पर खून जांच हो रहा होगा, यूरिन चेकअप हो रहा होगा, शिविर लगते होंगे। ठीक है ना, तो इस प्रकार की हेल्थ इश्यूज चलती हैं। आप ये देख लीजिए, हेल्थ केयर सिस्टम इन इंडिया, भारत में अगर हम हेल्थ केयर सिस्टम की बात करें, सबसे पहले प्राइमरी लेवल पे गांव में जो मितानिन होती है ना, वो सब सेंटर है। मितानिन हर गांव में होती है, वो कहां रिपोर्ट करती है, तो उनसे बड़ा कौन होता है, प्राइमरी स्वास्थ्य केंद्र, प्राइमरी हेल्थ सेंटर।
इसके बाद फिर सेकेंडरी लेवल पे आ जाओ, आपका जो जनपद होगा वहां पर कम्युनिटी हेल्थ केयर मिलेगा, सामुदायिक स्वास्थ्य भवन जिसको बोलते हो आप, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र वो होगा। उसके बाद अगर उससे ऊपर आओगे आप जिला लेवल पे, टर्सरी लेवल पे हो जाएगा, वहां पर हॉस्पिटल एंड मेडिकल कॉलेज होते हैं, बड़े बड़े जिला अस्पताल जिसको कहते हो, वहां पर चेकअप होती है। तो इंडियन गवर्नमेंट ने एक गांव से लेकर के पूरे जिले तक को स्वास्थ्य सुविधाओं का मुआयना कराया है, स्वास्थ्य सुविधाएं दी हैं। बस हमको जागरूक होना है कि हमारा तबीयत खराब होता है तो हमको कहां जाना चाहिए। ठीक है बच्चों, तो इस प्रकार से हमने आज क्या देखा कि पब्लिक हेल्थ और पर्सनल हाइजीन के डिटर्मिनेंट्स और फैक्टर क्या क्या थे। ठीक है, तो ये हमने मेन फैक्टर और अदर फैक्टर में ये पूरा स्टडी कर लिया। आप लोगों को वीडियो कैसे लगा ये हमारे कमेंट बॉक्स पे लिख के जरूर बताइएगा, और इस वीडियो को अपने दोस्तों के बीच में शेयर करिएगा, क्योंकि मुझे पता है VAC यानी कि वैल्यू एडेड कोर्स का अभी तक मार्केट में कोई बुक नहीं आया है, हो सकता है फ्यूचर में आ जाए, अभी तक नहीं आया है। तो उस बच्चे के लिए जो इस टॉपिक को पढ़ने के लिए ढूंढ रहे हैं उसके लिए बहुत ही ज्यादा सुविधाजनक हो जाएगा पढ़ने के लिए एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। वो आपको भी थैंक यू बोलेगा और हो सकता है मुझे भी थैंक यू बोल दे। ठीक है बच्चों, मिलते हैं ऐसे किसी नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप सभी बच्चों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, धन्यवाद।